साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर के साथ। आज की सबसे पहली ताजा खबर यह है, ठीक है। खबर मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, फिर मैं ये जो लिखा हुआ है स्लाइड्स पे इसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग और चोरी रोकने के लिए एक नया कार्यक्रम या योजना लॉन्च की है। एक्चुअली होता क्या था कि फर्टिलाइजर, जिसको आप खाद कहते हैं, उर्वरक भी कहते हैं, इसको कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि खाद का एक कट्टा बनने में टोटल 100 रुपए का कॉस्ट आया, तो इस 100 रुपए पर 60 रुपए केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो बनाने वाली कंपनी है उसको पे करती है। इसको हम सब्सिडी कहते हैं। और जो बचा हुआ 40 रुपया है उसमें ये मार्केट में किसान को उपलब्ध कराती है। अब दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि सरकार सब्सिडी भी दे रही थी इस पर, और दूसरा इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी। मतलब किसान को ये 100 रुपए से भी महंगी कीमतों में मिल रहा था, जबकि सरकार ऑलरेडी इस पर अपनी सब्सिडी दे चुकी है। तो सरकार को भी और किसान दोनों को इससे नुकसान हो रहा था। तब यह निर्णय लिया गया केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, क्या दिशा निर्देश जारी किया गया? यह दिशा निर्देश जारी किया गया कि आगे आने वाले इस रबी सीजन से, अभी रबी सीजन आपको पता है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आगामी रबी सीजन है, इस आगामी रबी सीजन से जितनी भी खाद के कट्टे या फिर खाद की जितनी भी बोरियां जो सब्सिडी पर मार्केट में उपलब्ध होंगी, वो केवल एक ही ब्रांड नेम से उपलब्ध होंगी। मतलब इससे पहले क्या होता था कि जो कंपनियां बनाती थी वो अपने अपने उस पर ब्रांड का नाम और लोगो वगैरह उस कट्टे पर या उस बोरी पर छाप देते थे। अब क्या होगा? अब सरकार ने इसके लिए एक नया ब्रांड नेम सोचा है जिसका नाम होगा भारत ब्रांड, और भारत ब्रांड का ही लोगो लगेगा, जिससे कि यह पता चल जाए कि अगर भारत ब्रांड नाम का कोई भी कट्टा मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहा है या औने पौने दामों में बिक रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल सबको पता चल जाएगा कि भैया ये तो सरकारी खाद का कट्टा है जिस पर सरकार ने पहले से ही सब्सिडी दे रखी है और इसको ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? खबर पढ़ लेते हैं। खबर क्या है कि आगे आने वाली रबी सीजन से देश में एक जैसी खाद मिलेगी। यह कंपनियों के नाम की बजाय भारत ब्रांड के नाम से जानी जाएंगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत, ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू कर दी है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लागू की है। ठीक है, इसके अंतर्गत यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके जैसे उर्वरक एक ही ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल होंगे, और वो एक ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत ब्रांड। ठीक है, और इसमें होगा क्या? जैसे एक बोरी है, उस बोरी के 2/3 हिस्से पर भारत ब्रांड नाम होगा और उसका लोगो होगा, और बाकी का बचा हुआ जो 1/3 हिस्सा है साथियों, उस पर वो बनाने वाली जो कंपनी है वो अपने नाम का प्रचार प्रसार या अपने नाम का उल्लेख कर सकती है, अपना ब्यौरा दे सकती है, अपने बारे में बता सकती है। ठीक है, ये बात चलिए। और ये जो है इस नए ब्रांड के नाम के जो कट्टे हैं, ये गांधी जयंती जो आने वाली है 2 अक्टूबर 2022 से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे रबी सीजन के लिए। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन सी फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर नवंबर में रबी बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चलिए, दूसरी खबर है आपके सामने। दूसरी खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। हस्ताक्षर क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सरकार से मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने काफी लेट कर दिया इस पहल को लाने में। एक्चुअली क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता है, जिसको पीएमजे योजना भी कहते हैं, JAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाला परिवार होता है उसको एक साल में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाली परियोजना है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था, तो रिकॉर्ड करते में मैं कुछ चीजें समझा रहा था, तब तक कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, तो मैंने वहां पे लिख के समझा रहा था कि ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जी की जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से इसको शुभारंभ किया गया था इसका। ठीक है, कब? 14 अप्रैल 2018 को। और पूरे देश में ठीक है, इस आयुष्मान भारत योजना को समर्पित कर दिया आपके प्रधानमंत्री जी ने 25 सितंबर 2018 को। अभी जो 25 सितंबर 2018 है मेरे प्यारे साथियों, ये
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। ठीक है, तो इसी दिन इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब है क्या कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने इस एमओयू की बहुत सराहना की है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसको आप एक प्रकार का सहमति पत्र कहते हैं। तो ये सहमति हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मध्य में, जिसमें वे ट्रांसजेंडरों को इसके अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल करेंगे और उनको बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी देंगे जैसे कि बाकी के अन्य लोगों को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर सॉरी साथियों, यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहां पर एक और मंत्रालय का जिक्र आया है, केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री कौन है? तो ये भी मनसुख मंडाविया है। ध्यान रखना, मनसुख मंडाविया के पास ये मंत्रालय भी है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ग्रेटर फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल, जिसको अमृता हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है, उसका उद्घाटन किया और उस दौरान एक दावा किया। दावा यह था कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस आयुष्मान भारत योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों का इलाज किया है। उन्होंने का मतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इतने लोग इलाज करवा चुके हैं, क्योंकि केंद्र की ही योजना है, और वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए अपने बचा चुके हैं, ठीक है, इलाज करवा के। तो ये उनकी तरफ से एक डेटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी आंकड़े बहुत देते हैं। चलिए, तो कुल मिला के आजादी का अमृत महोत्सव हमारा पूरा देश मना रहा है। आप सभी को पता है 75 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, और इसी दौरान एक धार्मिक महिला है जिनका नाम है अमृतानंदमयी, माता अमृतानंदमयी। आपने फोटो भी देखा होगा अखबारों में कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से उनके सामने, ठीक है ना, अभिवादन कर रहे हैं। वो फोटो काफी ज्यादा आपने देखने को मिला होगा, अखबारों की सुर्खियों में भी था। तो उन्हीं की संस्था ने हॉस्पिटल बनाया है। ये लगभग 2600 बेड की क्षमता वाला एक हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आजादी के अमृत महोत्सव का ये सबसे पहला उपहार है अमृता हॉस्पिटल। कहां पर बना है? ग्रेटर फरीदाबाद में। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और जो माता जी हैं अमृतानंदमयी, उन दोनों ने किया है सम्मिलित रूप से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहां से आपका तैयार हो गया। अच्छा, अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो, ठीक है, सबसे पहले आप आएंगे, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, तो यहां से भी आपके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना क्या है, इसे कब से लागू किया गया है, ठीक है, यह किस मंत्रालय की योजना है, या फिर उस मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप इस तरह से करंट अफेयर्स को याद करते हैं, इस तरह से करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हैं, तो आपको आपकी रियल टाइम मेमोरी में बहुत अच्छे से फीड हो जाता है और आपको एक नया अंदाज भी मिलेगा करंट अफेयर्स पढ़ने का। चलिए, अयोध्या में 9 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला एक सोलर रामायण क्रूज बनेगा। ठीक है, ये खबर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। चलिए, ये खबर यहीं पर है, यहां पर मैं आपको ये खबर दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और, ठीक है, बाकी का धार्मिक कारणों से, ठीक है, जिन लोगों की आस्था होती है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भगवान राम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसके पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं, और जो, ठीक है, उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक नई पहल, ठीक है, और वो पहल क्या है कि अयोध्या में एक घाट है जिसका नाम है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट से अयोध्या तक एक सोलर क्रूज चलाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो सोलर क्रूज होगा, इसको नाम दिया गया है सोलर रामायण क्रूज। ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको कौन सी कंपनी बना रही है, नवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस में। तो इस क्रूज को, क्रूज मतलब समझ गए आप, पानी का जहाज, तो इस क्रूज को नवाल्ट ओशियन इलेक्ट्रिफाइड कंपनी बना रही है और इसकी संचालक कंपनी है अलकनंदा क्रूज लाइन। ठीक है, मतलब जो इसका एग्जीक्यूशन करेगी इस क्रूज का, उस कंपनी का नाम क्या है? अलकनंदा क्रूज लाइन। ठीक है, अब लक्ष्य ये है कि 6 महीने के भीतर इसको बना लिया जाए। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। और ये बन कहां पे रहा है? गुप्तार घाट के पास एक विसर्जन घाट है। जो लोग अयोध्या के हैं उनको पता होगा, गुप्तार घाट के पास विसर्जन घाट है, वहां पर इसका निर्माण कार्य होगा। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो इससे पहले भी, ठीक है, एक आदित्य नाम का सोलर क्रूज बना चुकी है, जिसको दुनिया भर में सराहा गया है। दुनिया का सबसे
अच्छा कमर्शियल क्रूज उसको बताया जा चुका है, ठीक है, उसको अवार्ड दिया गया है। तो ये सारी जानकारी और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, तो आप इस पीडीएफ को भी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे और पीछे जाने पर हमें यह खबर मिलेगी कि राफेल को चुनौती देने के लिए एक, ठीक है, नया प्रकार का, ठीक है ना, विमान तैयार है जिसका नाम है सुपर हार्नेट। चलिए, तो ये जो सुपर हार्नेट है इसको अमेरिका की कंपनी बनाती है, अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है बोइंग KF-A18 इस सुपर हार्नेट को बनाती है। ये एक लड़ाकू विमान, और भारत में आप सभी को पता है राफेल को लेकर बहुत रसाकसी हुई थी, सरकार पर बहुत आरोप लगे थे। चलिए, तो राफेल के बारे में हम देखेंगे। राफेल जो है आप सभी को पता है फ्रांस की एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, ठीक है, उसको राफेल बनाती है। तो पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं साथियों। पूरी जानकारी क्या है कि एक एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार का फ्रांस की कंपनी के साथ, और उस एग्रीमेंट के तहत क्या है कि हमको 57 लड़ाकू विमान खरीदने थे, ठीक है। 26 हमने खरीद लिए और 26 के 26 जो हमने खरीदे वो राफेल है। अब हमारी सरकार विचार कर रही है कि हम जो है अमेरिका का जो ये कंपनी है वो KF-A18, ठीक है, इसका जहाज जो लड़ाकू विमान है सुपर हार्नेट, हम उसको खरीदें, ठीक है। और इसको खरीदने के पीछे रीजन भी बताए जा रहे हैं कि ये ज्यादा किफायती है और ये हमें कुछ ज्यादा रुपए बचा कर देगा। कुल मिला के दोनों में एक कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है कि भाई जो सुपर हार्नेट है इसको कौन सी कंपनी बनाती है, ठीक है, उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बाल साहित्य के लिए क्षमा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें एक ताम्र प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है इस पुरस्कार में। देखो 1955 में यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है और साथ ही साथ 2 पुरस्कार और हैं, एक है आपका बाल साहित्य पुरस्कार और एक है युवा साहित्य पुरस्कार। तो इस साल का जो बाल साहित्य पुरस्कार है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आज का, ध्यान रखना। जो बाल साहित्य पुरस्कार है वह क्षमा शर्मा को मिला है। आपके सामने ये क्षमा शर्मा है, आपको दिख रही होंगी। तो बाल साहित्य पुरस्कार क्षमा शर्मा को मिला है। क्षमा शर्मा को अपनी किस कहानी के लिए, अपनी किस कृति के लिए मिला है? तो उनकी कृति का नाम है या उनकी कहानी का नाम है क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियां। क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। और युवा साहित्य पुरस्कार मिला है भगवंत अनमोल को अपनी किस कृति के लिए? प्रमेय के लिए, ठीक है। और ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ये 14 नवंबर को दिया जाएगा। 14 नवंबर आप सभी जानते हैं बाल दिवस होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये युवा साहित्य पुरस्कार कब दिया जाएगा इसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज मैंने आपको बता दी। चलिए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी पहल, लेकिन मेरा सरकार से यही अनुरोध है, मैं यही कहना चाहूंगा कि अच्छी पहलें, ठीक है, वो इतनी बाद में क्यों कर रही है। चलिए, तो पहल ये है कि आजादी क्वेस्ट और हीरोज ऑफ भारत के नाम से एक गेमिंग ऐप लॉन्च किया गया है। आजकल आप सभी को पता है कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और दिन रात गेम खेलते रहते हैं। तो अगर गेम ही खेलना है तो कोई अच्छा गेम खेलें, कुछ ऐसा गेम खेलें जिसमें हमें हमारे हीरोज के बारे में, हमारे हीरोज का मतलब है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ना कि ये आजकल के हीरो, ठीक है, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिले, उनके जीवन चरित्र के बारे में हमें कुछ सीखने को मिले, उनके नाम, उनके द्वारा किए गए कृत्य, देश पर उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, देश की स्वतंत्रता में अपनी जो प्राणों की आहुति दी है, उन सब के बारे में हमको जानकारी मिले। तो एक ऐसा गेमिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आजादी क्वेस्ट और हीरोज ऑफ भारत, ठीक है। इस ऐप को, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खासकर स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ऐप को बनाने वाली कंपनी है जिंगा इंडिया। लेकिन जिंगा इंडिया ने ऐसे अकेले नहीं किया, जिंगा इंडिया ने इसके लिए जो सोर्सेस यूज किए हैं वो प्रकाशन विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से इसमें सहयोग लिया है। तो मतलब प्रकाशन विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक टेक्निकल कंपनी है जिंगा इंडिया, ठीक है, उसने ये ऐप लॉन्च किया है। इसे सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च कर दिया है। और खासकर मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि आजादी के जो गुमनाम हीरो हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है, या फिर हम उन्हीं चुनिंदा, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं जिनको हम बचपन से किताबों में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उनके अलावा जो गुमनाम हीरो हैं हमारी स्वतंत्रता के, उनके बारे में भी हमें, ठीक है, इसके ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छा ऐप है,
और ये जब भी लॉन्च होगा, ठीक है, बेसिकली लॉन्च हो गया है और लॉन्च होने के बाद मैं भी इसे जरूर इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, और आप लोग भी जरूर देखना, ठीक है। कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जो गुमनाम रहे, जिनको इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं मिला, तो आइए हम ये कसम लेते हैं कि हम उनके बारे में ये बातें न केवल हम सीखेंगे बल्कि और भी अपने साथियों को बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप सभी को पता है, कल मैंने बताया था, ठीक है, आज की ताजा खबर जो एपिसोड फर्स्ट था उसमें मैंने बताया था बिहार विधानसभा में एक ड्रामा चल रहा था। आज उस ड्रामे का समापन हो गया। बिहार सभा के जो क्या नाम है, बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुल मिला के, जिनका नाम विजय कुमार सिन्हा था, उन्होंने अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही, मतलब प्रस्ताव लाया जा चुका था, मत अभी तक हुआ नहीं था उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिला के जो संसदीय प्रक्रिया, जिसके बारे में कल मैं जिक्र कर रहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी विधानसभा अध्यक्ष या किसी भी ऐसे, ठीक है, इन द चेयरपर्सन के अगेंस्ट लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह पीठासीन हो रहा है। जबकि संसद में प्रावधान यह है कि अगर उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसी दिन से वह इन द चेयर होना, पीठासीन होना बंद कर देता है, ठीक है। मैंने राज्यसभा के संदर्भ में भी बताया था आर्टिकल 92, और मैंने लोकसभा के संदर्भ में भी बताया था आपको आर्टिकल 96 में ऐसा प्रावधान है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। वही विधानसभा के संदर्भ में आर्टिकल 181 में और आपका आर्टिकल 185 में विधान परिषद के संदर्भ में ऐसा प्रावधान है। ये सारी बातें मैंने समझाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि किसी एक कार्यकारी व्यक्ति को, ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर अध्यक्ष वो असमर्थ हैं अध्यक्षता करने में, तो वो किसी वरिष्ठ सदस्य को अपनी जगह पर नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने एक सदस्य को, जो बिहार विधानसभा के सदस्य थे, उनको नियुक्त करके उनको अपना इस्तीफा दे दिया। तो जिससे जो बिहार विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो खासे नाराज दिखे। चलिए, ये सब राजनीति में चलता रहता है। सबसे जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक अपने आप में इनका जो जीवन है वह ऊर्जा प्रेरणा से भरा हुआ है। उसेन बोल्ट आप सब जानते होंगे, जमैका के धावक हैं। देखिए, इन्होंने अपने जश्न के तरीके का ट्रेडमार्क कराया है, ठीक है। जब ये जीत जाते हैं रेस को तो जश्न मनाते हैं, ठीक है। कैसे जश्न मनाते हैं ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। तो इन्होंने इस, ठीक है, अपने इस जश्न के अंदाज को, अपनी इस खुशी को बयां करने के अंदाज को ट्रेडमार्क करा लिया है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में अपना आवेदन जमा कराया है। तो कुल मिला के पेटेंट हम इसलिए लेते हैं ताकि उस पर हमारी मोहर लग सके, ठीक है, कोई इसका यूज, ठीक है, अपने लिए ना कर सके। तो ये सारी खबरें थी। चलिए साथियों, धन्यवाद बहुत बहुत। मैं लिख देता हूं कि आप सभी ने ये प्यारा सा सेशन देखा, और आप मुझे जरूर बताएंगे कि इस तरह से करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। और आप जब पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे, जो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम क्या है, जीएस कॉन्सेप्ट, आप सर्च करेंगे जीएस कॉन्सेप्ट _ दिग्विजय सर, ठीक है, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए ठीक है साथियों, तो विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। आपसे मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए।